बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाजरीन, आज पार्लियामेंट का अहम इजलास था। हर इजलास अहम होता है, खबरों के तहत तो या खबरों के तनाजुर में हम देखें तो वो अहम ही लगता है, लेकिन आज वाकई अहम था क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर आज ऐसी तकारीर हुई, ऐसी बात हुई जो कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में होनी चाहिए। गो के पार्लियामेंट सिर्फ डिबेटिंग क्लब नहीं होना चाहिए कि जहां पे हुकूमत अपने ही मसले जो है वो मसले की सूरत बयान कर रही है और हल उनके पास ना हो, लेकिन उसके बावजूद कम अज कम ऐसे इश्यूज के ऊपर बात होना पाकिस्तान की पार्लियामान के अंदर ये एक अच्छी अलामत है, ये खुश आइंद बात है कि लापता अफराद का मसला, सवात की बेअमनी या फिर जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक मरतबा फिर दहशत गर्दी ने सर उठाया उसके ऊपर बात हुई है। बहुत सारे अरकान असेंबली खुल के बोले, बात भी हुई, बहस भी हुई, किसी हद तक सोल्यूशन की तरफ बढ़े भी, लेकिन सोल्यूशन अभी या उसका हल जो है वो अभी बहुत ज्यादा उसमें वक्त लग सकता है, लग रहा है। क्या वाकई ये जो बहस हुई है इसका कोई नतीजा निकल सकेगा, जो कि आज लोगों ने टेलीविजन स्क्रीन पे बराह रास्त भी देखी। बहुत से लोग इसमें बोले हैं, शेर रहमान साहिबा बोली, मोहसिन दावड़ साहब बोले, ख्वाजा आसिफ बोले, ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर बोले, सरदार अख्तर जान मैंगल साहब बोले, लेकिन जो असल बात है वो ये है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। मैं आपको सुनवाती हूँ। आज मोहसिन दावड़ साहब ने आज जो तकरीर की है, वो उस दिन कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी शरीक थे, वो क्या कह रहे हैं वो जरा उनकी बात आप सुनिए, फिर उसके बाद जो बहस है उसके तरफ बढ़ेंगे। जरा सुनिएगा। तमाम सियासी जमातों ने मिलकर एक नेशनल एक्शन प्लान दिया और उसमें कटघरे के लिए लिखा गया था कि आज के बाद किसी मिलिटेंट तंजीम के साथ बातचीत नहीं होगी। जब से तालिबान की हुकूमत आई है, उनका स्पिल ओवर यहाँ पर आया, वो अब यहाँ पर आए हैं। इन मामलात को जो उठाता है, इनकी तरफ जो निशानदेही करता है, इन पॉलिसीज के खामियों की तरफ जो इशारे निशानदेही करता है, फिर उसके साथ वही होता है जो अली वजीर के साथ हुआ। जवाब तभी ढूंढ पाएंगे और वो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन के बगैर मुमकिन नहीं है। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की बात हो रही है, सच्चाई और मफाहमती कमीशन की बात हो रही है, जो खोज लगाएगा कि सच्चाई है क्या। तल्ख है बहुत, खोज लगा पाएंगे कि नहीं, एक कहने की बात है, इस पे अमल होगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक हल पेश किया है, वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। स्वात के अवाम को बाजारों में निकल आए एहतजाज के लिए। बलूचिस्तान के सूबे के मुतल्लिक खोज में इजाफा होता जा रहा है। वतन अजीज में जुडिशरी ने, हमारी अफवाज ने जो इंटरवेंशन की, सियासतदानों ने फाश गलतियां की, उनका सोल्यूशन ढूंढा जा सकता था लेकिन नहीं किया गया। लेकिन आज एक शख्स जो है उसका इख्तियार छीना है, आईनी तरीके से वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। अपने इख्तियार को और पाकिस्तान की रियासत के वजूद को जो है वो जम कर दिया। बलूचिस्तान के सूबे के मुतल्लिक बोझ में इजाफा होता जा रहा है। बहुत सी जगह जहां से रियासत लीड कर रही है। बलूचिस्तान के मसले पे स्टार्ट लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट या अदलिया का कोई जज जो है, प्रेफरेबली बलूचिस्तान से जिसका ताल्लुक हो, उसको अपॉइंट किया जाए। जो भी TOR जो है तय हो जाए, तमाम फरीक जो है वो बैठ के तय कर लें, कोई ना कोई हल होना चाहिए। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने एक अदालती कमीशन की बात की है और कहा है कि इसका कोई हल की तरफ आगे बढ़ा जाए। ह्यूमन राइट्स कमीशन, जनाब रियाज पीरजादा साहब का जो नोहा था या जो उनका शिकवा था बतौर वजीर, वो उन्होंने क्या किया, जरा उनकी बात भी सुन लीजिए। जो पार्लियामेंट का काम है वही करना चाहिए हमें। इख्तियार की कुर्सियों के लिए चापलूसी इन इदारों के बाहर, जिन इदारों ने हमारी तबाही का बायस जो बन चुके हैं, मैं इस वक्त इंटरनेशनली भी फेस कर रहा हूँ तनकीद ह्यूमन राइट्स के हवाले से। न अदलिया अब हमारा तहफ़्फ़ुज़ कर सकी है, न हमारी अफवाज तहफ़्फ़ुज़ कर सकी है। ये जो ब्लीडिंग हो रही है बलूचिस्तान के लिए, तो हमारा दिल हमेशा रोता है। जो फाटा में हुआ, गैर मुल्की मदाखलत के लिए हम इस्तेमाल हुए, हमारे इदारे इस्तेमाल हुए और हर तरफ लैंड ग्रैबिंग है, नॉन टॉलरेंस है। इदारे कर रहे हैं, फर्द नहीं। इदारे जो है वो तहरीक तालिबान से मज़ाकरात करते हैं कि आके हमारे मुल्क को बचाएं। तालिबान तो है ना इनके पास। जो आज बात हुई उसमें सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि पार्लियामान ने मुस्तरद कर दिए वो मुज़ाकरात जो कि हो रहे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान से। नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर काम करने, उस पर अमल करने की बात हो रही है। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की बात हो रही है। लापता अफराद के हवाले से बात हो रही है। और दिलचस्प बात यह है कि लापता अफराद के हवाले से एक बिल गुज़िश्ता हुकूमत ने, साबका हुकूमत ने पास किया था, कौमी असम्बली से पास हुआ, सेनेट जाते जाते वो कहीं से रास्ते में लापता
लापता हो गया, जिसका इकरार शीरी मजारी साहिबा जो उस वक्त की इंसानी हुकूक की वफाकी वजीर थी उन्होंने बबांगे दोहल किया भी। लेकिन अब उसका क्या स्टेटस है? क्या अब उसके ऊपर काम हो सकता है, नहीं हो सकता? क्या वजीर आजम पिछले वजीर आजम की तरह बेइख्तियार वजीर आजम है, और अगर बेइख्तियार हैं तो वो लापता अफराद का मामला हल कर सकते हैं, तो क्यों नहीं करते? ये वो सारे मामलात हैं जिसके ऊपर हम आज बात कर रहे हैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह जनाब सरदार अख्तर खान मैंगल से, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे अगले प्रोग्राम के हिस्से में, ब्रेक के बाद जो होगा उसमें हम इजहारुल हसन साहब से भी बात करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मसले पे। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है अख्तर जान मैंगल साहब, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज आपकी तकरीर लोगों ने सुनी भी और लगा ऐसे कि वहीं पे खड़े हैं जहां से ये सफर शुरू हुआ था। क्या लापता अफराद का मसला जो है, जो गुज़िश्ता हुकूमत में आपके शिकवे थे, वो आज भी वहीं के वहीं मौजूद हैं या आपको लगता है कोई पेशरफ्त है? शुक्रिया बीवी। देखें, जहाँ तक लापता अफराद का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं कि वो आज का मसला नहीं, वो देरीना एक मसला है। जनरल मुशर्रफ के अदवार से शुरू हुआ था, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो 1976 से पहला लापता फर्द जो है वो मेरा अपना भाई था। लेकिन उसमें कमी आने के बजाय और किसी सोल्यूशन की तरफ जाने के बजाय उसमें इजाफा होता जा रहा है और वो मसला जो पेचीदा होता जा रहा है। गुज़िश्ता की जो हुकूमत थी इमरान खान साहब की, उसके साथ भी जो हमारे नुकात जो तय पाए थे उसमें सारे फहरिस्त मसला यही था। और मौजूदा हुकूमत जब वजूद में आ रही थी और उसके साथ साथ कुछ और भी इशू थे, लेकिन उनके साथ भी हमने ये मसला रखा था और इस हवाले से उन्होंने एक कमेटी बनाई। कमेटी इस मसले को देख रही है, लेकिन वो लापता अफराद का मसला बाजियाबी अपनी जगह पर उनमें इजाफा होता जा रहा है और वो मिसिंग पर्सन जो लिस्टें फहरिस्तें मुहैया की गई थी उनकी जो टारगेट या उनको जो फेक इनकाउंटर में जो है उनको शहीद किया जा रहा है। अब इनमें एक जो बच्चा था ताबिश नाम का जो शायर भी था खुजार में, उसने ना बंदूक उठाई थी, ना ही किसी महाज पे था, ना ही पहाड़ों पे गया था। उसने इन्हीं लापता अफराद के हवाले से कुछ शेर बोले थे जिसकी पादाश में जो उसको उठा लिया गया। और जब कुछ महीने पहले लापता अफराद की लवाकीन ने वहां पर धरना दिया था कोयटे में जी, यहाँ से जो वफ्द गया था, इसमें मिनिस्टर इंटीरियर भी थे, बाकी मिनिस्टर लॉ भी थे उसमें, वो जब गए थे उसी बच्चे का नाम जो उस लिस्ट में शामिल था। अब जब उन्होंने उस लिस्ट को 50 बच्चों की जो लिस्ट उन्होंने मुहैया की थी उसमें इसका भी नाम शामिल था, उसकी बाजियाबी के बजाय उसकी जो है लाश वर्षाओं के हवाले कर दी गई। तो अब मैं ये नहीं समझता कि जी या हुकूमत इसको सीरियस नहीं ले रही। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, ज़ाहिर है हमने पिछली भी हुकूमत को वजारतों के खातिर हम उस हुकूमत में नहीं गए थे। अभी भी जब हम इस हुकूमत का हिस्सा हैं, एक तो एक इत्यादी थे, हमने जो एक मुहिम चलाई थी उस हुकूमत को हटाने में उसका हिस्सा थे। लेकिन हमारी लिए अहमियत का मसला जो है हमारे वो कौमी मसाइल हैं, इलाकाई मसाइल हैं, जिनको हल करने में अगर हम उसमें नाकाम होते हैं तो इत्तेहाद और पार्लियामेंट जो है ना वो हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखते। और आपने आज कहा भी कि ऐसा ना हो कि फिर आपको जो है वो पछताना पड़े या हम वहां चले जाए जहां से वापसी नामुमकिन हो। सरदार साहब, आपके भी वजीर आजम से भी मुलाकात हुई थी, तो आपने ये सारे शिकवे शिकायतें उनके सामने रखी, आपने मसाइल रखे। क्या आपको लगता है कि वो इस पोजीशन में है कि ये मसले हल हो सकेंगे? और क्या जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, आपकी वजीर आजम ने क्या उनसे भी बात की है इन मसाइल के ऊपर? ये भी देखें, हुक्मरान अगर चाहें तो मेरे ख्याल में इस तरह के गंभीर मसले नहीं है जो वो हल ना कर सके। जब आप तालिबान के साथ बैठ के बात कर सकते हैं, जो आपके अफवाज के अफराद की कत्ल आम में मुलविस हैं, वो आपके साबिका वजीर आजम बेनजीर के कत्ल में जो वो मुलविस थे, उनसे आप बातचीत कर सकते हैं। वो भी किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत किया जाएगा ना। अगर वो भी किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत नहीं किया गया है, किसी सिर्फ इदारे की ख्वाहिशों के जरिए से किया गया है,
تو پھر ہم سمجھ سکتے ہیں. اگر چیف ایگزیکٹو کو یہ اختیارات ہیں کہ وہ ان سے بات کر سکتا ہے، تو بلوچستان کے جو مسنگ، نہ صرف بلوچستان کے، میں تو کہوں گا پاکستان کے تمام علاقوں میں جو مسنگ پرسنز ہیں، ان کو اس یا تو آپ ایک قانون بنائیں کہ جی ان کو اٹھا کے لے جانا اور ان کو مارنا جو جائز ہے، تو پھر ہم کسی کے دروازے پر نہیں جائیں گے، نہ ہی ہم یہ صدائیں کسی پارلیمنٹ میں لے جائیں گے. یا تو دوسرا طریقہ یہ، اگر ان پر کوئی جرم ثابت ہوتا ہے تو کم سے کم ان کو عدالتوں میں لائیں، ان کے ورثاؤں کو تو بتائیں. فیک انکاؤنٹر کر کے خود بھی آپ جج بنے ہوئے ہیں، خود بھی آپ ان کو سزائیں دیتے ہیں، اور پھر ان پر الٹے الزامات یہ لگاتے ہیں کہ یہ جو دہشت گرد تھے. میرے خیال میں یہ نہ کہ صرف ان کی آپ تذلیل کر رہے ہیں، ان لاشوں کی تذلیل کر رہے ہیں، اس خاندان کی آپ تذلیل کر رہے ہیں، بلکہ اس علاقے اور صوبے کے لوگوں کی آپ تذلیل کر رہے ہیں. سردار صاحب، آپ کی بات سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو قانون لاپتہ ہوا تھا، لاپتہ افراد کے بارے میں، اس کے اوپر کوئی آپ پرائم منسٹر کو ایشورنس ان سے آپ لے سکتے ہیں اور وہ پاس ہو سکتا ہے، کیونکہ اب سینٹ کے اندر اس کو پاس ہونا تھا. کیا اس کے امکانات ہیں، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کی ڈیمانڈز میں سے ایک اہم مطالبہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ پورا ہو جاتا ہے؟ بی قانون اور آئین خود کچھ نہیں ہے جی، وہ کچھ کاغذ کے اوراق ہیں جو خود نہ بول سکتے ہیں، نہ خود وہ عمل کر سکتے. جب تک کہ حکمران خود ان پر جو امپلیمنٹیشن نہ کرائیں، ان پر عمل درآمد نہ کرائیں. ایسی شکیں آئین میں ہیں جو بے جان پڑی ہوئی ہیں. آرٹیکل 6 پر آج دن تک عمل درآمد نہیں ہو سک رہا. تو قانون سازی بھی ہونی چاہیے، لیکن اس قانون سازی پر عمل درآمد جو ہے شرط اول ہونی چاہیے کہ اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. جب اس پر عمل درآمد ہونا شروع ہو گیا تو پھر کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے یا کوئی غیر آئینی یا غیر قانونی کام کر سکے. تو پرائم منسٹر نے کیا آپ کو یقین دہانی کرائی ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ، ظاہر ہے آپ ان کے بڑے اہم اتحادی ہیں، 4 ووٹوں کے اوپر یا 2 ووٹوں کے اوپر یہ حکومت کھڑی ہے، تو کیا یقین دہانی آپ کو کروائی گئی ہے؟ یقین دہانیاں حسب روایت کی جاتی ہیں، لیکن ان یقین دہانیوں کو جو ابھی تک عملی جامہ نہیں پہنایا جا رہا. 6 مہینے ہو گئے اس حکومت کو. ہم تو چاہتے تھے کم سے کم ان 6 مہینوں میں روزانہ آپ دیکھیں اسمبلی میں کوئی نہ کوئی قانون سازی ہو رہی، کوئی قانون بنائے جا رہے ہیں. لیکن یہ ملک کے اور انسانیت کے ناطے جو ہے ایک اہم قانون سازی ہے جس کو جو نظر انداز کیا جا رہا ہے. ہم نے 12 ان کی نشاندہی کی ہوئی ہے، یقین دہانی کی جا رہی ہیں. اب دیکھیں ان کے یقین اور ہمارے صبر میں کتنا بچتا ہے کہ ہم کتنا صبر کر پاتے ہیں اور ان کی یقین پر کتنا یقین کر سکتے ہیں، وہ آنے والے دن ہی کچھ بتا سکتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اب اے پولیٹیکل ہے، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں تو پھر تو اس کے اوپر یہ تو وزیر اعظم کا پھر اختیار ہے، یہ تو پارلیمان کا اختیار ہے، یہ پارلیمانی امور کا کام ہے، یہ لا اینڈ جسٹس کا کام ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب درست ہے اور یہ خود اب دیری جو ہے یہ ادھر سے ہے، حکومت کی طرف سے؟ یہ بھی نیوٹرل کا مطلب کیا ہے میں آج دن تک سمجھ نہیں پایا. یہاں پہ کس کو نیوٹرل کہا جاتا ہے اور کب یہاں پر قوتیں جو نیوٹرل رہی ہیں؟ یہ ہم اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے یا حکمران وقت جو ہے، چاہے پچھلی حکومتیں رہی ہیں اس وقت بھی نیوٹرل تھے، لیکن آج وہی سابقہ حکمران جو ہے کہتے ہیں کہ جو نیوٹرل نہیں ہے. شاید کل آنے والے دن جو آج ہم حکومتوں میں ہیں، کل ہم بھی یہ کہنے پہ حق بجانے ہوں گے یا کہنے کی جرت جسارت کر سکیں کہ یہاں پہ کوئی نیوٹرل نہیں رہا. نہیں تو پھر مسائل کا حل کیا ہے سردار صاحب؟ پھر کیسے آگے بڑھا جائے گا؟ کس طرح سے یہ لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کیا جائے گا؟ کوئی ڈیڈ لائن ہے؟ آپ نے کیا حکومت کو کہا ہے کہ آج تو خیر آپ کی جو ٹون تھی ظاہر ہے وہ یہی تھی کہ اگر آپ نہیں کر سکیں گے تو پھر واپسی ہو جائے گی، کیا آپ کہتے ہیں کہ حکومت سے نکل جائیں گے؟ اور ہم کر ہی کیا سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم اس حکومت کو سپورٹ کرنے میں روز اول سے شامل تھے اور میں نے پرائم منسٹر سے پہلے ہی دن یہ کہا تھا کہ جی ہمیں وزارتوں کا کوئی شوق نہیں، اس سے بہتر وزارتیں ہمیں عمران خان کے ادوار میں مل رہی تھی، لیکن ہم نے اپنے مسائل کو، اپنے جو ایشوز کو جو ہے ان کو پرائرٹی دی.
اور ان سے میں نے بارہا ریکویسٹ کی کہ آپ ان وزارتوں کو کن اور کو دیں، ہم آپ کی حکومت کے ساتھ ہیں، صرف ہمارے مسائل حل کریں. لیکن ان کا اور جو ہمارے اتحادی تھے انہوں نے انسسٹ کیا کہ اگر آپ نہ آئے تو شاید وہ جو اپوزیشن کہیں یا پی ٹی آئی کی حکومت اس کو سمجھے وہ پارٹی، وہ یہ سمجھے گی یا وہ یہ ہمارے خلاف منفی پروپیگنڈا کرے گی کہ جی یہ ان میں دراڑیں پڑ گئی ہیں. تو مجبوراً اس اتحاد کو برقرار رکھتے ہوئے ہم نے یہ کڑوا گونٹ جو ہے پینا پڑا، لیکن وہ بھی ابھی تک ہمارے حلق میں اٹکا ہوا ہے. بالکل جی، اس میں کوئی شک نہیں. ہم نے پہلے کہا کہ ہمارے نزدیک وزارتیں، حکومتیں یا اتحاد سے پہلے جو ہے نا ہماری ترجیحات اور پریفرنس جو ہے ہماری اپنی پارٹی اور ہمارے علاقائی مسائل ہیں. ہم آج لوگوں کے سامنے جواب دیں ہیں، ہم وزارتوں یا کسی حکمرانوں کے سامنے جواب دے نہیں ہیں، اور کل بھی ہمیں لوگوں کے سامنے جا کے جواب دہ ہونا پڑے گا. اگر یہ سلسلہ روکا نہیں گیا، اور میرے خیال میں اس کی سب سے بڑی ذمہ داری جو اسٹیبلشمنٹ پہ آتی ہے کہ وہ اس کا تدارک کیسے کرنا چاہتے ہیں. وہ بلوچستان کے حالات کو اس نیج پر پہنچانے والے بھی وہی ہیں، اور وہاں سے اس کو نکالنے والے بھی وہ ہیں. ان کو جو ہے اپنا جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کرنا ہوگا، اور بلوچستان کے لوگوں کو ایک انسان، میں یہ نہیں کہتا شہری جی، ہمیں ایک انسان کے طور پر جو ہے وہ تصور ہمیں کیا جائے کہ ہم اس ملک میں بسنے والے انسان ہیں. ابھی تو ہمیں جانوروں کے طور پر بھی یہاں پر ٹریٹ نہیں کیا جا رہا. تو مینگل صاحب، یہ جو وزیر دفاع نے اور تجویز پیش کی ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ بلوچستان سے اس کا آغاز کیا جائے اور عدالتی کمیشن بنایا جائے، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات کی ہے، تو کیا آپ متفق ہیں ان سے کہ یہ ہونا چاہیے، اس وقت فوری طور پر اس پہ کام ہونا چاہیے؟ بالکل، یہ آج سے تقریباً 10-20 سال پہلے ہم لوگوں نے یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا جب بے نظیر صاحبہ کی حکومت، جب چارٹر آف ڈیموکریسی طے ہوا تھا، اس میں بھی یہ نکات تھے. اور پھر ابھی پی ڈی ایم کے جو وجود رکھا گیا اس میں بھی ہم نے یہ نکات رکھے تھے، وہ بھی اس کے ایجنڈا کا حصہ ہے. اور میرے خیال میں اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن جو ہے کمیشن بنائیں جس میں سب کچھ ظاہر ہو جائے. اور آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ہم تھے تو میں نے پارلیمنٹ میں ایک قرارداد لائی تھی، اور تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو ہم نے دعوت دی تھی کہ وہ وزٹ کریں بلوچستان کو، وہاں پر آ کے خود اندازہ لگائیں کہ کیا نقصانات ہوئے ہیں، کون اس کا ذمہ دار ہے. اگر پولیٹیکل پارٹیاں ذمہ دار ہیں تو ان کو کٹہرے میں لایا جائے، اگر اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے اس کو لایا جائے، اگر بلوچستان کی تمام عوام اس کے ذمہ دار ہیں ان مسائل کے، تو ان کو تو سزا تو پہلی مل گئی ہے اگر آپ سمجھتے، اور وہ سزا ان کو ملنی چاہیے، وہ سزا بھی ان کو دی جائے. تو سردار صاحب، آج جو وزیر دفاع نے بات کی تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کی کوئی نہ کوئی بات اس پہ ہوئی ہوگی کہ ہم اس کو اگر عدالتی بلوچستان کے کوئی ریٹائرڈ جج ہیں ان کو اگر ہم لگا دیں، انہوں نے جو تجویز پیش کی، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی تو کام ہوا ہوگا اور آگے یہ بڑھ سکتا ہے. آپ کتنے ہوپ فل ہیں اس پہ؟ جی، انہوں نے کہا تھا کہ اگلی کیبنٹ کے اجلاس میں یہ تجویز رکھوں گا. تو اب دیکھیں اگلے کیبنٹ کا جب اجلاس ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی بات ہو سکتی ہے. پرائم منسٹر اپنے ایگزیکٹو آرڈر سے جو ہے نا یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا اعلان بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. اس میں میرے خیال میں دیر ہونی نہیں چاہیے. تو ورنہ آپ کوئی ڈیڈ لائن دیں گے اس گورنمنٹ کو کہ ہم آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے اگر آپ نے نہیں کیا؟ کوئی ڈیڈ لائن ان کو بھی آپ نے دے رکھی ہے کیا؟ نہیں جی، ابھی ہم نے کیونکہ یہ واقعات جو ہوئے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آج میں نے یہ بات کی، تو ظاہر ہے ہماری میں کچھ ہی دنوں میں اپنی پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلاؤں گا، اور اس میں پھر ہم یہ طے کریں گے. چلتے چلتے سردار صاحب یہ بھی بتائیے گا، یہ جو ملتان میں لاشوں اسپتال سے لاشیں ملی ہیں، ان کے ڈی این اے کا بھی آپ نے مطالبہ کیا ہے، تو کیا آپ کے شکوک ہیں اس کے اوپر، اور کیا وہ ان کے اوپر کام ہوگا جو شکوک آپ نے ظاہر کیے ہیں؟ ڈی این اے ہوگا؟ دیکھیں، انسان تھے اور ان کو جس بے دردی کے ساتھ ان چھتوں پر چیل اور گدھ اور کیڑوں مکوڑوں کے حوالے کیا گیا تھا، یہ کیا تاثر. ہم ایک زمانے میں تھے جب اسکول میں ہوتے تھے تو ایک بینچز
रूम होता था जहाँ पे पुरानी बेंचेस का जो एक कबाड़ खाना होता था, हम इस तरह भी उन बेंचेस को नहीं फेंकते थे जिस तरह इन इंसानों की लाशों को। वो पाकिस्तानी हैं भाई, चाहे किसी सूबे से उनका ताल्लुक हो, उनके रिश्तेदार तो होंगे ना। यतीम खाने से तो उनको नहीं लाया गया होगा, वो किसी का वालिद होगा, किसी का बेटा होगा, किसी की होना बेटी चाहिए होगी, किसी का रिश्तेदार होगा जी। और डीएनए टेस्ट करके कम से कम उनके जो लवाकीन हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनका तो पता होना चाहिए। शायद वो भी उन मिसिंग पर्सन की तरह जो है उस आसमान में बैठे हुए हैं, कोई कहाँ गायब हो गया, कम से कम उनको तो तसल्ली होनी चाहिए कि हाँ वाकई अब वो नहीं रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार अख्तर जान मेंगल साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत अहम बातें कर रहे थे, हमेशा से ये मुतालबा करते रहे हैं, मुख्तलिफ अदवार में करते रहे हैं। लापता अफराद का मसला एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान का बन चुका है और उम्मीद की जा सकती है कि आज जो पार्लियामान के अंदर बात हुई है, जो आवाज सरदार साहब ने उठाई है, जो दीगर अरकान असम्बली ने उठाई है, इसके ऊपर कोई इसका हल भी निकलेगा, क्योंकि तकरीरें तो बहुत होती हैं लेकिन हल निकालना जो है वो अहम बात होगा। और आप बलूचिस्तान को इग्नोर भी नहीं कर सकते और आप खास करके जो पार्टियां हैं वहां की, जो जमातें हैं, और जाहिर है कि एक नुमाइंदा जमात है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ग्रुप, उनको भी आप जो है किसी तरीके से भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप हम छोटी एक ब्रेक लेते हैं छोटी सी यहाँ पे, और उसके बाद हम बात करेंगे एमकेएम से, जिसके के बहुत सारे मसाइल इस वक्त हैं और लापता अफराद उनका भी एक मसला है, लेकिन उससे ज्यादा इस वक्त खुद जमात जो है उसके अंदर बहुत से मसाइल हैं, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा मेंबर सूबाई असम्बली जनाब ख्वाजा इजहारुल हसन साहब। उनसे हम बात करना चाहते हैं कि इस वक्त जो मुख्तलिफ बयानात आपने देखे, वसीम अख्तर साहब के देखे, आपने डॉक्टर फारूक सत्तार गो के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का हिस्सा नहीं है उस तरह से, मगर उनके भी बयानात आपने सुने, तो एक पार्टी जो है वो बहरान का शिकार है इस वक्त। तो उनसे हम बात करते हैं। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इजहार भाई, क्या हो रहा है? ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक मरतबा फिर खबरों में है। कहा जाता है कि अब हुकूमत में कभी आप कहते हैं हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं हो रहे, हम पीपल्स पार्टी आपकी बात नहीं मान रही, बल्दियाती इंतखाबात कैंसिल हो गए हैं, उसके ऊपर भी आपके ऊपर ही इल्जाम आ रहा है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट नहीं चाहती थी, पीपल्स पार्टी नहीं चाहती थी, इसलिए इंतखाबात मुलतवी किए गए। तो ओवरऑल क्या पिक्चर है इस वक्त सिंध के सियासी मामलात की, और कितनी जिम्मेदार है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट? सबसे पहली चीज तो आपको ये मालूम है कि इलेक्शन में जीतने वाला शादियाने बजाता है, हारने वाला रोना गाना और धांधली का इल्जाम लगाता है। और इलेक्शन ना हो, और खास तौर पे कराची में अगर इलेक्शन कमीशन ने मुलतवी किया, तो हमारे मुखालिफिन को ये बात पता होनी चाहिए कि हमारी 2 पिटीशन इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद की और एक सुप्रीम कोर्ट ने रोल बैक की। हम तो गए थे, बिल्कुल गए थे कि इलेक्शन बल्दियाती कराएं, लेकिन खुदा के लिए हल्का बंदियां बराबर करें और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल करें। तो इलेक्शन कमीशन ने हमारी तो दोनों बातें नहीं सुनी। अब इलेक्शन कमीशन ने अगर सूबाई और विफाकी हुकूमत के साथ मिलकर कोई फैसला किया है तो उसको एमक्यूएम पे थोपना सिर्फ एमक्यूएम से बोझ है, और अपना बिला वजह का रोना पीटना, इलेक्शन कमीशन के आगे ना जाना, पिटीशन में ना जाना और हमारे पास हर चीज का इल्जाम हमें दे देना, ये पुरानी आदत है जमात इस्लामी की भी। इस्लामी ने वो मुतालबे नहीं कर रहे हैं जो एमक्यूएम ने किए। पीटीआई के साथ 3.5 साल एमक्यूएम रह चुकी, एमक्यूएम नहीं रह चुकी, कराची रह चुका। खुद पीटीआई के 16-14 एमएनए, 31 एमपीएस कराची से भी तो मुंतखब हुए ना, उन्होंने क्या डिलीवर किया? नहीं, मगर खाई साहब आप कराची के नुमाइंदा अभी हैं क्या? आपको लगता है, क्योंकि आप कहते हैं कि बाइकआउट तो ये भी कहा जा रहा है कि जो अल्ताफ हुसैन साहब के फॉलोअर्स थे उन्होंने बाइकआउट किया, वो भी घर से बाहर नहीं निकाल सके। तो इसका मतलब ये है कि एमकेएम अपने सपोर्टर्स और वोटर्स को भी घर से बाहर निकालने में नाकाम हुआ है। आप अपनी जिम्मेदारी भी तो लें कि आपने कराची की नुमाइंदा जमात के तौर पर खुद को शायद उस तरह साबित नहीं किया। नहीं, बल्कि हमने ज्यादा साबित किया, और हम ये जिम्मेदारी भी ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि हमारा वोटर जिस तरह हमसे कनेक्ट है और जिस तरह वो हमसे मसाइल बयान करता है और जिस तरह हम उसके मसाइल लड़ रहे हैं, वो और कोई जमात लड़ रही है? आप बताएं, हल्का बदनिया मामूली सी मिसाल दे रहा हूँ कि मेरी एक यूसी 90,000 की है और इंटीरियर की यूसी 25,000 की है, तो मेरी 3 यूसियों के बराबर उनकी एक यूसी है, तो मेरा 3 यूसी का 1 वोट है, उनका 1 वोट है, ये कौन लड़ रहा?
ये सिर्फ एमक्यूएम लड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट में एमक्यूएम है, मर्दमशुमारी पे एमक्यूएम है, जाली डोमिसाइल पे एमक्यूएम है, कोटा सिस्टम पे एमक्यूएम है। और सबसे बड़ी बात, अभी जो इलेक्शन कमीशन से पहले हमने सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा फैसला जीता, 2017 से हम सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं इस्लामाबाद, कोई और जमात है उसमें तो हम जबरदस्ती इमरान खान साहब और असद उमर को पिटिशनर बनाया जाता है। क्या वो कभी अपने नारों में, अपनी तकरीरों में ये बात करते? सबको वजीर आजम बनना है, सबको वजीर खारजा, वजीर दाखिला और वजीर आला बनना है। कराची को कोई ओन नहीं करता सिवाय एमक्यूएम के। तो हमारा वोटर हमसे यकीनन नाराज है, लेकिन उसके पास रास्ता नहीं है कि एमक्यूएम करे तो क्या करे। ऐवान ने लड़ ली, 22 साल 2013 से 18 पोजीशन में रहे, पीटीआई के साथ 3.5 साल रहे, 6 माह ये हो गए, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत की मुकदमा जीत लिए, रिजल्ट के बाद। अब आप बताएं ना कि कराची का हल क्या है? हल पूछती हूँ मैं, बिल्कुल खाई साहब, मैं हल के ऊपर आना चाहती हूँ, मैं हल के ऊपर भी बात करूंगी। और इसके साथ साथ अभी से जमात इस्लामी इस वक्त बहुत ज्यादा मोतरज है और उनकी बड़ी तैयारी है। वो कहते हैं हमने इंतखाबात की भरपूर तैयारी की और एमकेएम अपने इत्तेहादी होने की वजह से जो है उसको इलेक्शन कमीशन पे असरअंदाज हो गई पीपल्स पार्टी के जरिए से। तो एक छोटी सी ब्रेक, इसके ऊपर हम बात करेंगे और इसके साथ साथ हल पे भी बात करेंगे और ये भी कि गवर्नर टिसौरी साहब जो है उनको, उनके ऊपर एमकेएम के अंदर कितनी डिवाइड है और अगर ये फैसला अभी करना था तो आज से 4 साल पहले जब हो रहा था तो तब क्या मसाइल थे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। एमकेएम का मुस्तकबिल क्या है, सियासत क्या है, हमारे साथ ख्वाजा इजहारुल हसन साहब बात कर रहे हैं खुसूसी तौर पर। खाई साहब, अब ये देखिए ना, कंफ्यूजन की बात है। आप कहते हैं कि आपका वोटर आपके साथ खड़ा है, नाराज है लेकिन आपके साथ है। बात ये कि वही वोटर 4 साल पहले आप जब टिसौरी साहब को इनकार कर रहे थे तो वो आपके साथ खड़ा था। आज जब उनको आप वापस लेके आके गवर्नर बना रहे हैं तो वो वोटर अब आपके साथ जो है उस तरह से इसीलिए नहीं जुड़ा क्योंकि पार्टी के जो फैसले हैं वो समझ में नहीं आ रहे। क्या ये बात दुरुस्त नहीं है और क्या मजबूरी थी कि आपने टिसौरी साहब को जो है दोबारा से गवर्नर नामजद कर दिया जिनको आप सेनेटर नहीं बना रहे थे? देखिए, हमारा वोटर बहुत समझदार है, उसे हर चीज का अंदाजा है, खासतौर पर हमारे कारकुनान को, जिम्मेदारान को। आखिर वोटर को ये बात मालूम है ना कि 2013 से 18 तक एमकेएम अपोजिशन में रही और किसी एक जमात ने उसका साथ नहीं दिया। हमारे वोटर को ये भी पता है कि 3.5 साल इमरान खान साहब की अंधी हुकूमत ब्लाइंड सपोर्ट के साथ थी, लेकिन हमारा कोई भी एक नुक्ता पूरा नहीं हुआ। अब हमारे वोटर को यह भी पता है कि 5 माह में अगर हमारे गवर्नर का नाम मंजूर नहीं हुआ और दूसरे नाम दिए गए जो मंजूर हुए तो लाजमी सी बात है हम नहीं भी देते तो नाम आ जाता ना। अगर हम नहीं भी देते, गवर्नर की कायनी पोस्ट थी और तो वो मुमकिन है कि हमारे मशावरत के बगैर ही वो फिल हो जाती। जिस तरह जस्टिस सईद साहब आए थे, इसी तरह से असलम बेग साहब आए थे, बहुत सारे आए तो एमकेएम से पूछ के तो नहीं है। तो गुजारिश मेरी ये कि ये तो हमारे वोटर को अच्छी तरह अंदाजा है। हाँ, कामरान साहब एक इख्तिलाफ था, उन्होंने कुछ गलतियां की, कुछ गलत फहमियां थी, वो उसको क्लियर किया उन्होंने। अब कुछ उन्होंने वादे भी किए एमकेएम से। तो हमने तो मुकम्मल तौर पे अब तो कामरान साहब के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एज ए गवर्नर सिंध कि जो एमकेएम के साथ पिछले 8 साल में वादे वफा नहीं हुए वो इस बात का अहद करते हैं कि वो मैं वफा करवाऊंगा। मगर आप ये कह रहे हैं कि जो नाम गया था बतौर गवर्नर वो तो नसरीन जलील साहब का आपने भेजा था जो कि एक बहुत बेहतरीन नाम था, और अब ये जो कामरान साहब का नाम गया ये आपकी पार्टी की तरफ से नहीं गया? नहीं, ये नाम भी हमारी पार्टी की तरफ से गया। 5 नाम वो भी हमारी पार्टी की तरफ से गया, लेकिन जब हो ही नहीं रहे थे तो हमने 2 नाम और भेज दिए कि अच्छा भाई आप ये 5 नामों को 5 महीने आप रख के बैठे रहे। मुझे नहीं पता शहबाज शरीफ साहब के पास की क्या वजह है या आरिफ अलवी साहब के पास क्यों नहीं भेजा गया या आरिफ अलवी साहब ने क्यों नहीं मंजूर किया, लेकिन जब 2 नाम भेजे तो उनमें से एक मंजूर हो गया। अब्दुल वसीम भाई भी हो सकते थे गवर्नर सिंध, हमने अब्दुल वसीम भाई का नाम भी भेजा था। तो हमारी तो ख्वाहिश ये थी कि नॉमिनी एमकेएम को, लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि हमारे 6 महीने जाया हो गए। अगर हमें ये 5 नामों पे कोई जवाब आ जाता तो हम ये फैसला शायद और जल्दी कर लेते। लेकिन गवर्नर तो सदर मुमलिकत लगाते हैं ना? नहीं जनाब, गवर्नर का एक प्रोसीजर है कि वजीर आजम उनको एडवाइस भेजते हैं, फेडरल हमारे जो इदारे हैं वो क्लियरेंस देते हैं, ठीक, और उसके बाद सदर मुमलिकत उस एडवाइस पर ऑर्डर इशू करते हैं। तो